Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Now see equations of motion. Newton gave three equations of motions. See first equation of motion shows the relation between velocity and time. Second equation shows the relation between displacement and time. And the third equation shows the relation between displacement and velocity. We will see one by one the equation describing the relation between velocity and time. First equation we will see. Figure 1.9 shows the change in velocity with time of uniformly accelerated object. एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट डी से वो स्टार्ट हुआ है. ग्राफ में देखिए आप इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. ठीक, इनिशियल वेलोसिटी देखिए आप, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u एंड u इज इक्वल टू ओडी. ओडी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ओडी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये पूरी है. ठीक है, ओ से लेके सी तक के पूरी फाइनल वेलोसिटी, ये पूरी फाइनल वेलोसिटी ओ सी है. ठीक है, टाइम कितना है, टाइम ओ ई, ये टाइम है. ठीक है, नाउ विल सी द फॉर्मूला एक्सेलरेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी ली है, ओ सी है ना. फाइनल वेलोसिटी अपनी ओ सी और इनिशियल वेलोसिटी है ओडी. अभी हमने देखा ना ओ सी माइनस ओडी. तब जब ये बड़ी ओ सी, ये जो ओ सी है, ये ओडी इसमें से माइनस करेंगे, ओ सी में से ओडी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इस ओ सी में से ये छोटी वाली ओडी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये सी डी. क्या बचेगी, इतनी सी डी है. तो हमने यहाँ पे लिखा ओ सी माइनस ओडी दैट इज इक्वल टू सी डी. ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सी डी अपॉन टी. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सी डी अपॉन टी. ठीक है, सी डी अपॉन टी मतलब अब हम टी को इधर लेके जाएंगे ए के तरफ मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू ए टी. तो हमें इक्वेशन मिल गया वन, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया सी डी इज इक्वल टू ए टी. ठीक है, कैसे आया, समझ में आया, सी डी इज इक्वल टू ए टी. नाउ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. वाई एक्सिस को पैरेलल एक लाइन निकालेंगे. ठीक है, बी में से ये जो निकाली हुई है यहाँ पे डॉटेड लाइन ये वाली, और फिर दूसरी एक्स एक्सिस को पैरेलल निकालेंगे. ठीक है, एक्स एक्सिस को पैरेलल, ये यहाँ पे डी ए लाइन दिख रही है सबको, ये डी ए लाइन पैरेलल लाइन निकाली हमने. ठीक है, अब देखिए फ्रॉम द ग्राफ में से बी मतलब क्या, ए बी प्लस ए. ये बी मतलब दिस प्लस दिस, ए बी प्लस ए. ठीक है, ए बी प्लस ए. देयरफॉर V इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी. ये हमने इक्वेशन लिखा है सी डी प्लस ओ डी. ठीक है, क्यों सी डी प्लस ओ डी क्यों लिखा, ए बी मतलब भी क्या होता है, सी डी. ए बी मतलब भी क्या होता है, हमने कहा भी सी डी. ए बी देखो आप, ए बी जितनी है उतनी ही सी डी है. तो हम ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं. ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी डी. और ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ डी. ए ई, ये जो ए ई है ना, छोटा वाला, छोटा ए ई, उतनी ही ओडी है. ए ई जितनी है उतनी ही ओडी है ना. इसलिए हम ए बी की जगह सी डी लिख सकते हैं और ए की जगह ओ डी लिख सकते हैं. तो V इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, सी डी प्लस ओ डी. लेकिन सी डी यानी क्या है, ऊपर इक्वेशन 1 में देखिए आप, यहाँ पे इक्वेशन 1 में सी डी यानी 80, तो सी डी की जगह 80 रखो. और ओ डी यानी क्या है, देखिए ऊपर ओ डी यानी यू है, ओ डी यानी यू. ठीक है, तो ओ डी की जगह यू लिखा, सी डी की जगह 80 लिखा. तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू यू प्लस 80. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये हो गया उसका कंप्लीट डेरिवेशन. ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आपको ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आता है तो यहाँ तक के लिखना. ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं. See the second equation, derivation of second equation describing the relation between displacement and time. तो लिया हमने, let us suppose an object in uniform acceleration a, उसका uniform acceleration है a. ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइम t और डिस्टेंस s लिया हुआ है. ठीक है, तो उसको डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, जैसे हमने पिछले ग्राफ में किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किया था. सो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर निकालेंगे हम तो हम डिस्टेंस कवर्ड भी निकाल सकते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। OEBD या DBEO इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया निकालने के लिए हमें रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों की प्लस करनी पड़ेंगी। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए सबको फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए वैल्यूज पहले पता कर लेते हैं। AB यानी क्या होता है? दिस AB हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी लिया था। AB यानी ही CD, AB यानी ही CD, ठीक है। लेकिन हमने CD यानी क्या डिराइव किया था? CD यानी 80, CD मतलब ही 80, AB यानी CD और CD यानी 80 इक्वेशन 1 में हमने कैलकुलेट किया था ये, ठीक है। उसी तरह से AE यानी OD, AE यानी क्या होता है? OD, एंड OD इज इक्वल टू U, OD इज इक्वल टू U। ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान में रखने हैं। हम इक्वेशन में ये वैल्यूज पुटअप करेंगे, ठीक। OE यानी ही AD, OE मतलब ही AD है ना, दैट इज इक्वल टू T। ये सारे वैल्यूज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे तो उसके लिए लिखते हैं डिस्टेंस दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा हमने AE इंटू OE, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। और हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ AB इंटू DA, ट्राइंगल की AB और DA लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूलेज लिखे हमने, ठीक है। उसके बाद टर्न द पेज। अब उसके बाद उस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, ठीक है। जैसे हमने AE मतलब क्या लिखा है? AE यानी U, ठीक है। OE यानी क्या होता है? T, ठीक है। और AE मैंने बोला था AE इज इक्वल टू ये जो AE है, ठीक है। AE मतलब ही OD और OD मतलब U, ठीक है। उसी तरह से वैल्यूज पुटअप किए हमने सबने। OE यानी T, OE का यानी क्या होता है? T, OE इज इक्वल टू T और OE इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू T, DA इज इक्वल टू ऑल्सो T, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज हमने पुटअप किए हैं इसमें और इक्वेशन हमें मिला S इज इक्वल टू U इंटू T प्लस हाफ 80 इंटू T। अब T इंटू T स्क्वायर, देखो T इंटू T कितना होता है? T स्क्वायर। U इंटू T UT, U इंटू UT, ओके, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव कर दिया है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ठीक है। उसके लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेंगे DOEB, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यहाँ पे ले रहे हैं हम, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन से है पता है ना आपको, ठीक है। OD एंड BE, OD एंड BE ये पैरेलल साइड्स है। देखो OD और ये BE, ये OD, ये दोनों पैरेलल साइड्स है। अब उस यहाँ पे भी उसकी वैल्यूज पुटअप करेंगे। OD की वैल्यू है U, BE की वैल्यू है V, ठीक है। OE की वैल्यू है T। इनके वैल्यूज हमने पुटअप किए, सारे वैल्यूज पुटअप किए, अब आंसर निकालेंगे। ये वैल्यूज पुटअप किए, अब आंसर निकालेंगे। लेकिन हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेते हैं। एक्सेलरेशन यानी क्या होता है? एक्सेलरेशन यानी V माइनस यू अपॉन टी, V माइनस, ठीक है, V माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। A को इधर लेके जाएंगे, T को इधर लेके आएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें T की वैल्यू पुटअप करनी इक्वेशन में, इसीलिए हमने T को इधर लेके गए, A को इधर लेके गए, और T की वैल्यू है V माइनस यू अपॉन A, ठीक है। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के ऊपर से हमने क्या की वैल्यू निकाली? T की वैल्यू निकाली, ठीक है, ताकि वो हम इक्वेशन में पुटअप कर सके। यहाँ पे हमने T की वैल्यू पुटअप की है, देखो T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A नीचे के इक्वेशन में, ठीक है। S इज इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V और T की वैल्यू डालिए V माइनस यू अपॉन ये, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये यानी 2A, ठीक है, नीचे ही है। और यहाँ पे क्या बचा अभी? U प्लस V और यहाँ पे V माइनस यू। इसका मतलब होता है आपने आपका फॉर्मूला पता है A प्लस B, A माइनस B, पता है ना वो,
क्या आता है उसका आंसर? ए स्क्वायर बताइए माइनस बी स्क्वायर। उसका आंसर क्या आता है? ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से वी प्लस यू वी माइनस यू का आंसर क्या आएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब वी इसलिए 2as इज इक्वल टू क्या आया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, हम इज इक्वल टू 2as। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अभी वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, इसलिए 2as को इधर लेके जाएंगे और वी स्क्वायर को उधर। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से थर्ड इक्वेशन हमने डिराइव कर दिया। अब देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है वो देखते हैं। टर्न द पेज। आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, बाद में पेंटागन, बाद में हेक्सागन। सो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस पाथ। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ से मूव कर रहा है तो कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन rectangular path, then it changes its direction 4 times. If the object is moving in the pentagonal path, then it changes its direction 5 times. In this way, as with the number of sides get increases, the number of directions also get increases, and a time comes when it becomes the circle. So on the circular path, at every point the direction get changed. When an object is moving with constant speed along the circular path, the change in velocity is only due to change in direction. तो हमने कहा स्पीड और वेलोसिटी जब स्ट्रेट लाइन में होती है तब वेलोसिटी चेंज होती है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्शन और वेलोसिटी और स्पीड कब सेम रहती है? जब स्ट्रेट लाइन में हो तब। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में है क्या? नहीं, इट इज अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर वो डायरेक्शन नहीं चेंज करता है तो स्पीड एंड वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, समझ में आया? सर्कुलर पाथ में क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती है एंड रीजन इज व्हाट? रीजन क्या है उसका? क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफरेंस अपॉन टाइम। ऐसा क्यों? सर्कमफरेंस मतलब पाथ, पूरा सर्कुलर पाथ, वो डिस्टेंस। सर्कमफरेंस मतलब ही डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सर्कमफरेंस मतलब ही सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस। ठीक है, और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr। इसलिए हमने सर्कमफरेंस की जगह क्या लिखा है? 2πr। r मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, उस सर्कल की रेडियस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object moves with a constant speed along the circular path, the motion is called uniform circular motion. कब बोलेंगे? कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। द मोशन ऑफ स्टोन इन द स्लिंग और दैट ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए बाइसिकल व्हील व्हेन दे आर यूनिफॉर्म मोशन। अगर बाइसिकल्स की व्हील की यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, किस तरह से डायरेक्शन किस तरह से डिटरमाइन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, द कॉइन ऑन द डिस्क। ये डिस्क है, डिस्क घूमती है, डिस्क के कोई भी एक एज पे आप कॉइन रख दीजिए। ठीक है, एंड रोटेट द डिस्क। ठीक है, डिस्क को रोटेट कीजिए तो आपको ऐसे ध्यान में आएगा, जब आप डिस्क रोटेट करते हैं द कॉइन विल थ्रोन ऑफ, कॉइन थ्रोन ऑफ हो जाता है। लेकिन बार बार अब इसकी क्या चेंज कीजिए? इसकी पोजीशन चेंज कीजिए कॉइन की। कॉइन को कभी आप पॉइंट को इस एज पे रख दीजिए, कभी ये एज पे रखिए, कभी ये एज पे रखिए, कभी ये एज पे, कभी ये एज पे, कभी ये एज पे। ठीक है, तो इस तरह से आप बार बार उसकी पोजीशन चेंज कीजिए, आपको ध्यान में आएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट इट एज वी चेंज द पोजीशन ऑफ कॉइन, द डायरेक्शन फॉर द थ्रो ऑफ कॉइन विल ऑल्सो गेट चेंज। मतलब बार बार वो जैसे पोजीशन चेंज करे वैसे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पाथ। क्योंकि वो हमेशा पाथ को परपेंडिकुलर होती है, इसलिए वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं उसकी। The coin will throw off in the direction of tangent with a perpendicular to the radius of the disc. Thus, the direction in which it get thrown off depends on its position. तो position पे depend करता है moment getting thrown off. It means that as the coin moves along a circular path, the direction of the motion is changing at every point. हर point पे उसकी direction change हो रही है. See? Then short examples दिए हुए यहाँ पे. Short examples पढ़ते हैं. An athlete is running on a circular track.
एक एथलीट है, सर्कुलर गोल सर्कुलर पाथ से जा रहा है रनिंग के लिए. ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकंड. 25 सेकंड उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया? 400 मीटर. बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजिशन. व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी? आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? मैंने बताया था सर्कुलर पाथ से अगर वो रनिंग कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से उसने स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आ गया. ठीक है, तो डिस्टेंस तो जितना दिया है उतना ही होगा. ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहीं से वो वापस आ गया. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें? 400 मीटर. टाइम कितना दिया हुआ है? 25 सेकेंड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड पूछी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं हम. ठीक है, एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला लिख दिया. ठीक है, टोटल डिस्टेंस दिया है हमें 400 और टाइम दिया है 25 सेकेंड. तो आंसर आ गया इसका डिवीजन करके 16 मीटर पर सेकेंड. लेकिन हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि वो वापस वहीं पे आ रहा है. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट 0 लेते हैं और टाइम 25. आंसर आता है कि 0 अपॉन 25 मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. An aeroplane taxis on the runway for 30 seconds with an acceleration of 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर before taking off. टेकिंग ऑफ करने के लिए पहले एरोप्लेन चलता है ना रनवे पे उसके. ठीक है, तो कितनी देर तक चला वो? कितनी टाइम तक चला? 30 सेकंड तक चला वो. और बाद में उसने टेक ऑफ किया. ठीक है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है. हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे? तो वो रनवे के ट्रैक पे वहाँ पे कितना चला वो डिस्टेंस हमें निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? द फॉर्मूला विच शोज द रिलेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. इसके बीच में जो रिलेशन बताया वो फॉर्मूला, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे. ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाला. उसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे. 0, U कितना है? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होंगी ना उसकी. फिर T कितना दिया हुआ है? टाइम 30 सेकंड. ठीक है, टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड और हाफ इंटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है A मतलब 3.2 और T का स्क्वायर मतलब 30 सेकंड दिया हुआ ना टाइम, 30 का स्क्वायर. तो इस तरह से आंसर आ गया इसका. हाँ, 1440 मीटर. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. अ कांगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली. कांगारू ने कितनी जंप मारी? कितना डिस्टेंस तक की जंप मारी है उसने? 2.5 मीटर की. कितना डिस्टेंस की जंप मारी है? डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 मीटर की जंप मारी है उसने वर्टिकली. सो what must be the initial velocity of the kangaroo? What must be the initial velocity of kangaroo? कांगारू की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होंगी बोलते हैं. फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता है 0 है. उस जंप मार के हो गई. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 0. ठीक है, v स्क्वेयर इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं उसके लिए. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं. ठीक है, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. ठीक है, v कितना है? 0. v है 0. u कितना है? निकालना है. u तो हमें निकालना है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो पूछी है. ठीक है, 2 और -9.8 जो है वो हमने एक्सेलरेशन लिया हुआ है. जब दिया नहीं रहता एक्सेलरेशन तो हमेशा कितना लेना? 9. स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8. बट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट? द एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, और यस डिस्टेंस दिया हुआ है अपना 2.5. डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 यहाँ पे. ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं. ये तो 0 ही है पहला. ठीक है, इक्वल टू का साइन, फिर यू स्क्वायर, फिर 9. इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? -49. ठीक है, अभी यू स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे या फिर यू स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर आया 49 यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, 49 इक्वल टू साइन के उधर गया तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मिला. लेकिन हमें यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए
u की वैल्यू, इसलिए हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे, u इज इक्वल टू 7, ओके। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी आप एग्जाम्पल में ऐसा वर्ड देखोगे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है? रेस्ट मतलब वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। याद रखना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी लेना 0। मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अभी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। इफ इट अटेन्स द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम दिया है 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन दैट टाइम, ओके। तो हम कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है हमें 15 और टाइम दिया है 5 सेकेंड, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v कितना दिया है? 15, u है 0 और टाइम है 5, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बताने वाला कौन सा इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन है। तो हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उन सब और वैल्यूज पुटअप करते हैं। यू की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, ठीक है, और टी की वैल्यू 5 है, यू की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू 5 है। हाफ ए हमने निकाला, अभी ए कितना निकाला? एक्सेलरेशन 3 निकाला है, और टाइम 5 अगेन, 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आंसर क्या आया? 37.5 मीटर, ओके।